तो आज जिस कहानी की चर्चा हम करने वाले हैं उसको आप सबने ज़रूर पढ़ा होगा। यह एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पूस की रात। अब ये एक ऐसी कहानी है जो लगभग सब लोगों ने पढ़ी है, बचपन में पढ़ी होगी। हिंदी के किताबों में मुंशी प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है पूस की रात। ये कहानी अगर हम बात करें तो महज एक रात की कहानी है। इस एक रात में वो तमाम चीज़ें घटती हैं जो उस वक्त के एक साधारण जो किसान है, जो खेती करता है, अभी वो मजदूरी के पचड़ों में नहीं पड़ा है, वो सिंपल साधारण तौर पे एक कृषक है, किसान है और नायक भी है उसका। तो उसका किसानी करना है और उसी के एक पूरी परिपाटी को दिखाती है ये कहानी, जो एक रात में घटती है घटनाएं। और वो घटना कुछ ऐसी नहीं है जो जैसे मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियाँ होती है उसमें अगर हम बात करें तो सामाजिक कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा इसमें रहती हैं। यथार्थवादी कहानी तो इनकी बहुत सारी हैं ही, और इस कहानी में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी बहुत कुछ सामाजिक कुरीतियाँ नहीं है। ये कहानी एक उस समय की सच्चाई है, और वो समय ऐसा नहीं है कि वो उसी वक्त की है, ये वक्त आज भी है। अगर हम बहुत सारे जगहों पे जाते हैं, बहुत सारे गांव में ऐसी कहानियाँ रोज़ देखने को मिलती है कि किसी के पास एक कंबल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो इसीलिए ये आज भी समसामयिक कहानियाँ मानी जा सकती है इसको। इस कहानी का जो रचना काल रहा वो 1921 में ये कहानी लगभग लिखी गई, और 1931 को ये कहानी प्रथम प्रकाशित हुई। अब इस कहानी का जो मेन एक मुख्य किरदार में है, उसमें अगर हम बात करें तो जो किसान है उसका नाम है हल्कू। हल्कू की जो स्त्री है उसका नाम है मुन्नी। बस दो ही किरदार हैं मुख्य रूप से, और मुख्य रूप कुछ और यही किरदार हैं जिनकी जो बातें करते हैं और जो आपको एक तरह से पढ़ना है इनके बारे में। और एक इसमें है सहना, जो वसूली भाई कह सकते हैं आप उसको, वो वसूली करने आया है पैसा। अब सहना ने पैसे दिए हैं या किसने दिए हैं, लेकिन उसको लेने के लिए जो आया है वो सहना है। और एक और मुख्य किरदार है इसमें, पशु प्रधान भी कह सकते हैं, पशु एक बहुत ही मुख्य चरित्र में है इस कहानी के, और वो है जबरा। अब कहानी शुरू होती है कि सहना आया है पैसे मांगने के लिए, घुरकियाँ देगा, गालियाँ देगा, और वो कल्पना एक साधारण सा किसान, एक गरीब सा किसान हल्कू बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है। उसने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं कि जो पूस का महीना जो होता है वो सबसे सर्द होता है, और उसी से बचने के लिए वह रुपए जोड़ रहा है कि वो यहाँ पे एक कंबल खरीद सके। तो अब कंबल को अगर हम देखें तो कंबल भी एक मुख्य किरदार है इस कहानी में। खैर, कंबल तो नहीं खरीद पाता, और इस कहानी का मर्ज भी यही है। इस कहानी का जो एक तरह से संदेश है वो यही है कि एक आदमी
जिसका अपना खेत है और जो मजदूरी नहीं करना चाहता, मजदूरी अर्थात वो किसी का नौकर नहीं बनना चाहता, वो खुद की खेती में बहुत खुश है। और उसकी स्त्री बार बार इस बात को बोलती है, मुन्नी, कि तुम कर लो, इससे बढ़िया तो किसानी क्या कर रहे हो, जब यहाँ पे वसूली के लिए आया है, उसको पैसे देने के लिए हमारे पास नहीं है, तो उस किसानी का क्या फ़ायदा है। तो जो कहानी है उसमें शुरू होती है कहानी, हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। अब बस बात यही है कि उसको पैसे दे के और वो उरिन होना चाहता है कि अब बहुत हो चुका, और ऐसा होगा नहीं कि ये पहली बार आया होगा। ये तो कहानी में ऐसा दिखाया गया है कि वो पहली बार आया है। आप सबको पता है कि अगर कोई भी किसी से कर्ज लेता है और वो एक दो बार आता है, तब तो बहुत आराम से मज़े से वो बात चलती है, ठीक है, कल होता है, परसों होता है। लेकिन अब जो है, ये मान के चलिए कि ये अंतिम बार आया है, इसके बाद तो फिर इधर या उधर। तो इसीलिए परेशान है हल्कू, और वो अपनी स्त्री से कहता है, मुन्नी झाड़ू लगा रही थी उस समय में, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं। तो देखिए, अगर कुछ इसके मुख्य बिंदुओं को देखें तो इसमें ये भी आएगा कि कितने रुपए के लिए बात हो रही है। तो एक तो इसका है कि 3 रुपए हैं जो बचा रखे हैं इन्होंने, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, ये सहना ले जाएगा, कंबल हम नहीं खरीद पाएंगे। माघ पूस की रात हाड़ में कैसे कटेगी। हाड़ मतलब जहाँ पे वो एक तरह से खेती में अपना सोते हैं, वहाँ पे। तो उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। मतलब वो एक बहाने बना रही है कि ये रुपए को हम अभी रखते हैं, कंबल खरीदेंगे। और वैसे भी किसान का पैसा है, हो सकता है कि वो सहना नहीं ले जाता, कोई और ले जाता, सर्दी जुकाम में वैद्य और डॉक्टर ले जाते। बट उस समय की बात ऐसी है कि जो बात मुख्य रूप से चल रही है वो सहना को ही केंद्र में रख के चल रही है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। अब तो उसको काठ मार गया, उधर वो चढ़ा हुआ है द्वार पे, हो हल्ला मचा रहा है या हो हल्ला मचाने की तैयारी में लगा है, और इधर स्त्री है, स्त्री भी इसकी थोड़ी सी नकचढ़ी है। तो हल्कू अनिश्चित दशा में तो खड़ा रहेगा। कोई अपनी बीवी से क्या बहस करेगा जब उसको पता है कि भैया पैसे तो उसी के पास है। तो अब समस्या ये है कि एक तरफ उधर पागल हाथियों का झुंड खड़ा है, इधर हम आ रहे हैं तो शेर गुफा में बैठा है और उस गुफा के अंदर से कुछ हमें लेना है। खैर, और वैसे भी अगर इस पूरे कहानी में देखा जाए तो हल्कू जो है ये बहुत कुछ गुस्सैल या बहुत एक तरह से सीरियस किरदार नहीं है। वो हमें कहानी में आगे देखने को मिलेगा। हल्कू जो है वो एक समय के साथ चलता हुआ इंसान है, अगर उसका बस चले तो वो मजदूरी कर ले। अब इस कहानी के अंत में ये चीज़ इसमें है जहाँ पे वो आग तापने में रात बिता देता है और सुबह भी उसे कुछ अफसोस नहीं रहता, वो हम अंत में देखेंगे। तो फिर हल्कू सोचता है कि सहना तो मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा, बला से जारो मरेंगे, बला तो सर से टल जाएगी, देखेंगे जो होगा। इसीलिए कोई ये बहुत अभी मैं नहीं मान रहा हूँ कि ये बहुत कुछ ऐसा उसमें है। इसका है कि चलो अभी की समस्या जो है उसको ख़त्म करते हैं, और होना भी यही चाहिए, आगे की कौन देखता है, कल हम रहे ना रहें। तो बला से जारो मरेंगे, बला तो सर से टल जाएगी, यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील किए हुए अब उसे स्त्री से पैसे लेने हैं, और वो एकदम आता है कि सीरियस मोड में कि तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे तुझे। जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, उसके अनुसार था नहीं। इसका मतलब अगर कहीं चरित्र चित्रण की बात आती है तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हल्कू एक साधारण सा पतला दुबला सा इंसान रहा होगा, भारी भरकम डील डॉल इसका कुछ है नहीं ऐसा। फिर खुशामद करके बोलता है, ला दे दे, बला तो छूटे, कंबल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा। मर्द की तरह से सामने आता है कि ठीक है, ये 3 रुपए दे देंगे और देखेंगे आगे के लिए। और होना भी ऐसा चाहिए। अगर आप अभाव में जी रहे हैं और उस अभाव को आप केंद्र में बना के
एक लवादा बना के और उसको दिखा रहे हो कि मैं तो बहुत ही मजबूर हूँ। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई जहाँ पे ये संदेश है कि उसने बस उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरा ये सांचा बन चुका है। लेकिन यहाँ पे हल्कू बड़ा मस्त किरदार है। हल्कू को इतनी चिंता नहीं है, चलो ठीक है यार दे देते हैं, फिर कमाऊंगा, फिर धुन में लगूंगा मैं। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, वो तो समझ गई कि भैया इसका क्या औकात है, अभी तक ये 3 रुपए जमा किया है और अगर ये भी दे देता है तो फिर हो सकता है कि अगले साल तक इसके पास पैसे ना हो। स्त्री बहुत अच्छे तरीके से आपको समझती है। फिर वो बोलती भी है, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो। कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कम्बल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मतलब अभी ये भाई साहब जो सहना थे यहाँ पे, उनके अलावा भी कुछ ना कुछ कर्ज है इनके ऊपर। तो मैंने पहले ही बोला कि अगर एक कर्ज पहली बार कोई तकादा करता है तो हम बहुत निश्चिंत रहते हैं, ठीक है होगा, देते हैं, संतोष करो। लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी बन रही है कि कुछ तो कर्ज में ये लोग पहले से बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं। मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट से के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आएं, मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगी। अब जो इसकी स्त्री है मुन्नी, ये कहती है कि जो आप खेती कर रहे हो इससे तो बढ़िया है कि मजूरी कर लो। मजूरी मतलब अगर हम उसको साधारण तौर पे समझे तो दिहाड़ी मजदूर कह सकते हैं, जो दिन भर काम करेगा और एक मजदूरी पाएगा। अगर 100 रुपया भी वो लेता है तो उसका एक यहाँ पे एक फिक्स है। खेती में क्या है कि कैसा फसल होगा, कैसा मौसम रहेगा, ये सारी समस्याएं रहती हैं खेती में। तो इस पे फिर हल्कू बहुत उदास हुआ या होकर दिखाया उसने, और फिर वो बोलता है, क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मुन्नी है थोड़ी सी दबंग, लेडी दबंग। लेकिन फिर इसमें है वही कि अगर आप कहानी पूरा पढ़ेंगे, मैं पूरी कहानी तो पढ़ूंगा नहीं, एक मुख्य जो बिंदुएं हैं उसको देखते चलेंगे। फिर उसने पैसा उठाया, उसने पैसा दे दिया। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे थे। यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा दुख है, और होगा ही अगर उसने मेहनत करके पैसा कमाया है, जोड़ के रखा है। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था कि मैं कितना गरीब हूँ। और अक्सर ये होता है जब हम बीमार पड़ते हैं, कभी भी हम बीमार होते हैं तो हमें लगता है कि हम ऐसे ही रहने वाले हैं कुछ दिन तक, शायद हम फिर ठीक हो ना हो। तो जब वो जो उसने इतने दिनों से जोड़ के रखा उसको किसी को देने जा रहा है, अब उसको खुद भी ये एक संदेह है कि मैं कब फिर इसको लाऊंगा, उसको नहीं पता होता उस वक्त। अब ये एक पहला एक तरह से भाग है। दूसरे भाग में शुरू हो रही है जब पूस की अंधेरी रात आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते हैं। अब ये उसी रात की बात है जब वो हार में जाता है सोने के लिए, रात को पहारा देने के लिए वहाँ पे, या 1-2 दिन बाद की है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये उसी दिन की रात की बात है। अब यहाँ पे हल्कू गया हुआ है और उसके साथ साथ उसका जबड़ा कुत्ता जो है, संगी कुत्ता जबड़ा, पेट में मुंह डाले सर्दी से कूकू कर रहा था। उसे भी सर्दी लगी हुई है, उसको भी ठंड लग रही है। क्यों जबरा, ठंडा जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रह, तो यहाँ क्या लेने आए थे? एक ताना देता है वो, एक ताना मारते हुए वो बोलता है कि अब ठंड खाओ, मैं क्या करूं, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम की। तो जबरा ने परे परे दुम हिलाई और अपनी कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कू से नींद नहीं आ रही है। कुत्ता भी स्थिर हो गया और सर्दी बहुत ज़्यादा थी रात में। अब यहाँ पे ये चीलम पीते हैं,
और एक यहाँ पे और पॉइंट है कि ये 8 चीलम पी चुका है। तो बहुत जगह पे प्रश्नों में ये आता है कि हल्कू उस रात कितने चीलम पी चुका था। तो 8 चीलम वो यहाँ पे पिया है। और फिर उसने दोबारा से इसके बाद वो चीलम भरने के लिए आग निकालता है गड्ढे में से। और उसके बाद जब उसका सर्दी फिर भी उसके एकदम जोरों तक पहुंच जाती है, उसके हड्डियों तक सर्द पूरी तरह से एक अपनी गिरफ्त में कर लेती है, तो उससे जब रहा नहीं जाता है तो वहाँ से एक गोली के टप्पे पर कुछ दूरी पर आम का एक बगीचा है। और जहाँ पे आम का बाग है वहाँ पे सूखे पत्ते गिरे ही होंगे, पतझड़ शुरू हो गई थी, बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। तो इन्होंने अपना पूरा पत्तियां बटोरी वहाँ से। और पत्तियां बटोरने के लिए जो इस्तेमाल किया गया, तो पहले तो कहाँ से पत्तियां बटोरते हैं, तो आमों के बाग से। और इसके लिए अरहर के डंठल, अरहर के कुछ पौधे उखाड़ता है, क्योंकि इसके पौधे एक छड़ी नुमा होते हैं, और उसी से वो बुहार के एक तरह से और पत्तों को रखता है। वहाँ पे मेहंदी के फूलों की, मेहंदी के पौधे की भीनी भीनी सुगंध वहाँ पे आ रही है। तो एक एक पॉइंट के लिए आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि कहानी इतनी अच्छी होती है, उसका धारा प्रवाह में हम छोटी छोटी बारीकियाँ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए एक झोंका आया, और वो उस समय जबरा, मैंने पहले ही ये बात बोला कि जबरा जो है वो बड़ा मस्तमौला इंसान है। इतनी सर्दी है, पैसे वो दे आया है, उसके पास कंबल तो खैर आया ही नहीं, रात में है। तो एक होता है कि हम अगर उस सिचुएशन में आते हैं, अगर उस जगह पे हम खुद आते हैं, तो हम टेंशन के मारे ही मर जाएंगे, अरे यार कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उसको जब वो आम के बाग में तब पहुंचता है जब सर्दी उसकी बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, और यहाँ से फिर एक मेहनत करता है, डरता डरता खेतों में जाता है, वहाँ से वो अरहर उखाड़ता है, उसको एक तरह से पत्तों को बटोरता है। और उसके बावजूद जब वो पत्ते बटोर रहा है, तो उसको मेहंदी के फूलों की एक गंध आ रही है, सुगंध। तो वो इसको जबड़े को भी बोलता है, ये कैसी अच्छी महक आई जबड़ू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। अब कुत्ता तो कुत्ता ठहरा, उसको एक हड्डी मिल गई थी वहाँ पे, और वो उसमें अपना वो लगा हुआ था। इसके बाद थोड़ी देर में अलाव जल उठा, क्योंकि इनके पास एक उपला था जो ये आग लेके आया होगा, घर से लेके आया होगा अपना, उसी से ये चीलम जो है वो पीता है, उसी आग से। तो हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था, और अब धीरे धीरे जो एक अलाव जलना शुरू हुआ, पत्तों का ढेर में इन्होंने अलाव जलाया, तो उसमें अब थोड़ी सी गर्मी आई, इसने अपना दोहरा उतार दिया और बैठ के अपना अलाव तापने लगा। अब यहाँ इतनी मुसीबत हुई, अब सबके बाद, इन सबके बाद जब अलाव वो जलाया, तो अलाव जलाया कहाँ, वो अपने खेत में तो जलाया नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो उसके पौधे थे जो खेती हुई थी। तो उसने बाग में ही, जो एक तरह से आमों का बगीचा था, तो वहाँ पे ही इसने अलाव जलाया, और उस अलाव को से उसको गर्मी हुई। अब अलाव जल रहा है वहाँ, और इसको मस्ती सूझ रही है। उसने जबड़े को बोला कि तुम इसको कूदो के पार करो। जबरा तो क्या ही कूद के पार करता, वो चक्कर काट रहा था, और 2 बार ये उस अलाव को कूद के पार करता है। तो सोचिए कितना एक
मस्त मौला इंसान है कि उस सिचुएशन में भी अपना उसको मज़े ले रहा है एक तरह से आग का। तो कूद कूद के वहाँ पे ये पार करता है। अब जब पत्तियाँ जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी। ये एक बहुत ही अनुभव, प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, अनुभव का निचोड़ तो है ही। तो एक बहुत अनुभव है कि जब हम कोई भी अलाव जलाते हैं, अब अलाव जो अक्सर होता है ये लकड़ी का नहीं जलता, या तो आप पुआल के अलाव जला सकते हैं, कुछ पत्तों के अलाव जला सकते हैं, या जब हम पौधों की छटाई करते हैं उसकी कुछ डंठल, कुछ सूखी पत्तियां, उनके अलाव जला देते हैं। अलाव असल में ये होता है कि पहले के टाइम पर जब एक तरह से लोग किसानी करते थे तो बहुत सारा ऐसा पुआल आते थे जो जिसका कोई बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पे नहीं आप उसको इस्तेमाल कर सकते थे। तो वहाँ पर वो लोग शाम के समय और सुबह में अलाव जला देते थे। अलाव के बहुत सारे अपने फ़ायदे रहे थे, जैसे शाम के वक्त में मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, मक्खियाँ हो जाती है, जो मवेशियों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो एक तो अलाव उसलिए जलाया जाता है कि जब अलाव जलता है, और पहले का ऐसा था कि वो एकदम ग्रामीण एरिया होता था, गांव देहात होते थे, तो सब लोग झुंड बना के अपना अलाव के आजू बाजू बैठ जाते थे। और बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा अलाव कैसे इस्तेमाल किया होगा। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे थे। एक तो ये था कि बहुत सारे लोगों का एक टाइम पास हो जाता था। उस वक्त का सोशल मीडिया यही था जो आज हम रील्स और स्टोरीज़ में समय निकालते हैं। तो वहाँ पे भी अपना अलाव पे चर्चा होती थी। उसी में इनकी एक दो कहानियाँ और हैं जिसमें अलाव में वो आलू डाल डाल के पकाता है और उसको खाता है। तो अब अलाव एक तरह से यहाँ पे लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल है नहीं, तो जो पुआल की आग होती थी वो बहुत जल्दी जलती भी थी और बहुत जल्दी वो राख बन जाएगी, एकदम से वो ख़त्म हो जाता है। तो जब हवा चलती है तो ऊपर की परत हटती है और नीचे की हवा जो एक तरह से आग है वो हवा के जोर से, हवा के दबाव से थोड़ी थोड़ी टिमटिमाती सी दिखती है। फिर हवा निकली, फिर वो धीरे से मंद पड़ी। ऐसे करते करते वो अलाव एक समय पर आके अपनी शक्ति ख़त्म हो जाती है उस अलाव की। बस होता क्या है कि उस जगह पे थोड़ी सी राख का ढेर हो जाता है और वो गर्म सा हो जाता है। तो वहाँ पे फिर मवेशी, जैसे कि अक्सर घर के बाहर कुत्ते लोग पालते ही थे, और वो सारे झुंड बना के उसी अलाव के ऊपर में पूरी रात निकाल देते थे। तो यहाँ पर भी वो अलाव अब पूरी तरह से बुझ चुका है, थोड़ी थोड़ी हल्की उसमें आग रह गई है। तो अब इसने, हल्कू ने चादर ओढ़ी और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। अब वो गीत गुनगुना रहा है, अब सर्दी को रोकने के लिए गुनगुना रहा है, या आग ने उसको जो खुशी दी उसको व्यक्त करने के लिए गीत गुनगुना रहा है। और गीत वो क्या है ये भी मुद्दा है। फिल्मी गीत है, भजन है, कीर्तन है, कव्वाली है, क्या गा रहा है वो। तो उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। तो बात यही निकली, गर्मी आ गई थी, इस वजह से वो थोड़ा सा खुश हो गया था। अब जबरा यहाँ पे भूखना शुरू किया, भागा खेतों की तरफ, क्योंकि वहाँ पे नीलगायों का झुंड आ गया है और वो खेत को चर रहे हैं। और ये आवाज़ इनको खूब अच्छे तरीके से आ रही है हल्कू को, लेकिन चूँकि इनके बदन की गर्मी धीरे धीरे जा रही है और चादर को अपने में समेट कर, लपेट कर ये बेचारे परे हुए हैं वहाँ पे। और एक बार ये पक्के इरादे करके उठे भी, 2-3 कदम चले, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। अब राख को कुरेद कर ठंडी देह को गरमाने का एकदम वहाँ पे इंतजाम इसने अपना कर लिया। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। भाई वो तो स्वामी भक्त होते ही हैं और कुछ किसी भी सूरत में एक कुत्ता वफादारी से पीछे नहीं हटता। तो नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। वो खूब अपना
मज़े कर रहा था कि चलो जान बची तो लाखों पाए, कौन सी इतनी चिंता है, देखेंगे आगे जो होता है। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। अब वो सुस्त हो गया था, अकर्मण्य हो गया था। ठीक है, देखा जाएगा। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। बस एक रात्रि की बात है। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी, मतलब खूब लंबी सोया। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि जो रात भर जगेगा और प्रायः वो सुबह अगर सोता है तो दोपहर तक हो ही जाएगा। तो खूब जब धूप निकल आई तब वो उठा, और मुन्नी कह रही थी कि आज सोते ही रहोगे, तो इसका भी अर्थ साफ है कि वो खुद से उठा नहीं था। मुन्नी ने आके उसको जगाया, धक्का दिया, उठो भाई, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। अब मुन्नी को तो इस बात की चिंता है कि जिस काम के लिए ये बंधु यहाँ पे आके रात अपना बिताएं और सारा खेत का सत्यानाश हो गया। तो वो बोलती है, भला ऐसा कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मरैया डालने से क्या हुआ? तुमने झूठ मूठ का इतने टाइम से मरैया डाला, आते हो सोते हो। अब देखिए हल्कू का एक और मस्खरीपन क्या है। हल्कू ने बहाना किया। अब यह उसकी एक आदत बन जाती है ना, मस्तीखोरी की आदत हो जाती है। अब हम यहाँ से निकले, मेट्रो से जा रहे हैं, असल में अभी मैं हूँ राजीव चौक। किसी ने पूछा, मुझे विश्वविद्यालय जाना है। कहाँ पहुँचे भाई? बस कश्मीरी गेट, निकल गया हूँ। तो एक आदत है कि कुछ तो ऑल्टरनेटिव बहाना करे कि सामने वाला उतना कुपित ना हो जितना वो हो सकता है। तो इसने तो कुछ उससे भी ज़्यादा बढ़ा के हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। तो ये भी एक प्रश्न है कि हल्कू ने क्या बहाना किया। तो यहाँ पे पेट में दर्द लिखा हुआ है, दर्द। तो पेट में दर्द हुआ, उसका बहाना इसने किया। दोनों फिर खेत की डाढ़ पर आए और देखा सारा खेत रौंदा हुआ है और जबड़ा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। वो बेचारा वन मैन आर्मी इतने सारे नीलगायों को खदेड़ता भगाता, और भागने वाले कहाँ थे। तो वो बेचारा अपना चित पड़ा हुआ था। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। ये अपना मस्त था। ये सब होने के बाद सारी कहानी का सृजनहार, सारी कहानी के मुख्य बिंदु, मुख्य किरदार, इसको बहुत खुशी है। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, औरतें अक्सर चिंतित रहती हैं आगे के बहुत सारी चीज़ों को सोच के। अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। जो खेतों की मालगुजारी होती है उसको कैसे भरोगे? खेत तो ख़त्म हो गई। तो मजूरी करके, जो वही मैंने जो आपको दिहाड़ी मजदूर बोला, तो दिहाड़ी मजदूरी करेंगे, जो भी 10-20 मिल जाएंगे उसको वहाँ पे हम करेंगे। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा। वो खुश था, रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। तो ये पूरी कहानी है पूस की रात। और कोई बहुत लंबी कहानी नहीं है ये मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 4 पृष्ठों 5 पृष्ठ की कहानी है। लेकिन ये सर्वाधिक लोकप्रिय कहानियों में से एक है जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। और बहुत सारे जो आपके मुख्य परीक्षाएं होती हैं उसमें ये कहानी का जिक्र जरूर आता है। या अगर कहीं पे भी प्रेमचंद के कुछ कोटेशंस आते हैं, कुछ एक कोट्स आता है और वहाँ पे लिखा होता है, या वो पूछ सकते हैं कि यह किस रचनाकार की रचना का हिस्सा है। तो उम्मीद है अब आप लोगों का ये क्लियर होगा पूस की रात कहानी का सारा। अगले क्लास में फिर कुछ और दूसरी कहानी को लेके आएंगे, उसके ऊपर चर्चा करते हैं।